हे एवरीवन, आई होप कि आप सब लोग घर पर सेफ होंगे। एंड आज हम पढ़ने जा रहे हैं पावर शेयरिंग, जो कि एक बहुत इजी चैप्टर है। ये क्लास 10 सिविक्स का चैप्टर नंबर 1 है और ये वन शॉट वीडियो होने वाला है। और मैं आपको बता देता हूँ कि जो इस चैप्टर के स्लाइड्स है उनकी और इस चैप्टर के डिजिटलाइज्ड हैंड राइटन नोट्स के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हैं। और इस वीडियो के बाद एनसीईआरटी मस्ट है तो उसको भी रीड ज़रूर कर लेना। तो चलो शुरू करते हैं। बेसिकली इस चैप्टर में हम स्टार्टिंग में एक स्मॉल सा इंट्रो देखेंगे कि पावर शेयरिंग होता क्या है। उसके बाद हम 2 केस स्टडी करेंगे जिसमें हम बेल्जियम के बारे में जानेंगे और श्रीलंका के बारे में जानेंगे। ये जो दोनों भी केस स्टडीज़ है, इससे हमें ये जानने को मिलेगा कि 2 अलग कंट्रीज़ में सेम टाइप की सिचुएशंस को कैसे हैंडल किया गया है, क्या उसके लिए पॉलिसीज़ और मेजर्स लाए गए एंड क्यों पावर शेयरिंग एसेंशियल होता है। अब सबसे पहले पावर शेयरिंग के डेफिनेशन को देखो। एन इंटेलिजेंट शेयरिंग ऑफ पावर अमंग लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिज़ाइन डेमोक्रेसी। अब देखो, पावर को अगर हम लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी में डिवाइड कर देते हैं या शेयर कर देते हैं तो इससे एक अच्छा डेमोक्रेसी डिज़ाइन करने में हमें हेल्प होगी और ये कंट्री के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम केस स्टडी करते हैं बेल्जियम का। तो देखो, बेल्जियम जो है ये यूरोप का एक स्मॉल कंट्री है जिसकी पॉपुलेशन कुछ 1 करोड़ बस है और ये एक फेडरल स्टेट है। अब ये अपने बॉर्डर्स को फ्रांस, नेदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग के साथ शेयर करता है। ये 4 पॉइंट तो ठीक है। अब मेन खेल स्टार्ट होता है। जो एथनिक कंपोजिशन है बेल्जियम का, उसमें ये बताया गया है कि 59% पीपल डच बोलते हैं और फ्लेमिश रीजन में रहते हैं। ये जो इमेज में आप येलो कलर का देख पा रहे हो, वो 40% पीपल वहाँ के वोलोनिया रीजन में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं, जो कि आपको रेड कलर में दिखाई दे रहा होगा। अब इस इमेज में अगर आप ध्यान से देखते हो तो एक छोटा सा ऑरेंज कलर का पार्ट तुम्हें दिखाई देगा। वो क्या है? वो बेल्जियम का कैपिटल सिटी है जिसका नाम है ब्रुसेल्स। अब भाई, तुम्हारे माइंड में ये बात आएगी कि इस केस में प्रॉब्लम कहाँ है। मैंने कहा प्रॉब्लम इस ब्रुसेल्स में ही है। देखो, जो पॉपुलेशन कंपोजिशन है बेल्जियम का, उसमें हम ये देख सकते हैं कि डच पीपल्स मेजॉरिटी में 59% के साथ। अब अगर इसके बाद बचा हुआ देखते हो तो 41% बचा, जिसमें 40% फ्रेंच वाले हैं और 1% जर्मन स्पीकर्स भी हैं। अब इससे क्या हुआ कि कंट्री में मेजॉरिटी डच स्पीकर की है, बट ब्रसल्स जो कि कैपिटल सिटी है बेल्जियम की, वहाँ पे हमारी डच जनता माइनॉरिटी में है। तो ये था कतई गजब खतरनाक वाला कंपोजिशन। अब जब मैं फ्रेंच की बात करता हूँ तो यहाँ भी भाई साहब केस उल्टा है कि कंट्री में माइनॉरिटी है 40%, बट कैपिटल में इनको मेजॉरिटी मिल रही है। अब इतना हमने समझ लिया, पढ़ लिया, याद कर लिया, ठीक। अब यहाँ एक लाइन देखो, इसमें लिखा हुआ है कि फ्रेंच वर रिच एंड पावरफुल विच वॉज रिजेंटेड बाय डच स्पीकिंग कम्युनिटी। अब क्योंकि फ्रेंच वाले लोग रिच और पावरफुल थे तो वो लोग डच स्पीकर्स को भाव नहीं देते थे। और अब देखो, लिखा है कि इन 1950-60s टेंशन बिटवीन दीज कम्युनिटीज़ वर सिवियर इन ब्रुसेल्स। हुआ क्या? मेजॉरिटी डच की कंट्री में थी, माइनॉरिटी कैपिटल्स में, और फ्रेंच की मेजॉरिटी कैपिटल में थी बट माइनॉरिटी कंट्री में। तो इससे टेंशन अराइज होने लग गए, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो गया। अब थोड़ा सा श्रीलंका का केस देख लेते हैं, उसके बाद मैं इनका क्या इफेक्ट पड़ा, क्या एंड रिजल्ट आया, वो बताऊँगा। श्रीलंका ये एक आइलैंड नेशन है तमिलनाडु के साउथ कोस्ट में, ठीक। और इसका जो पॉपुलेशन है वो लगभग 2 करोड़ के आसपास है और डाइवर्स पॉपुलेशन था, ठीक। अब यार, ये जो तमिल पॉपुलेशन है श्रीलंका में, ये 2 टाइप का है। कौन सा? इसमें श्रीलंकन तमिल्स भी है और इंडियन तमिल्स भी। अब अगर यहाँ के रिलीजियस कंपोजिशन देखा जाए तो 74% सिन्हाला स्पीकर्स थे और ये लोग बुद्धिज़्म को फॉलो करते थे। और यहाँ पर 18% तमिल स्पीकर्स भी थे जो कि हिंदूज और मुस्लिम्स में से थे। जो बचे हुए 7% लोग थे वो दोनों बोलते थे, सिन्हालास भी और तमिल्स भी। अब इस नेशन में सिन्हालास के पास थी मेजॉरिटी 74% और 18% के साथ माइनॉरिटी तमिल्स। अब इसके बाद श्रीलंका में मेजॉरिटेरियनिज्म पॉलिसी लाई गई। पर भैया, ये मेजॉरिटेरियनिज्म होता क्या है? तो सुनो, मेजॉरिटेरियनिज्म अ बिलीफ मेजॉरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल इन अ कंट्री इन विच एवर वे इट वॉन्ट्स बाई डिसरिगार्डिंग द नीड्स एंड विशेज ऑफ द माइनॉरिटी। अब मान लो एक पर्टिकुलर कंट्री माइनॉरिटी में, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं, या श्रीलंका का एग्जांपल लेते हैं। जैसे सिन्हालास मेजॉरिटी में, तो इस बिलीफ के अकॉर्डिंग तो जो सिन्हालास है वो पूरी कंट्री को रूल करेगा, लेकिन ये तो गलत हो जाएगा। पर इससे यार ये जो तमिल्स है उनको बुरा और एलिनेटेड फील होने लगेगा कि माना हम माइनॉरिटी में हैं बट है तो हम इसी कंट्री का एक पार्ट। तो इससे डेफिनेटली कन्फ्लिक्ट्स तो होंगे और एक कंट्री को एक्स्ट्रा पावर मिलने से उनका भाव बढ़ जाएगा। और अगर वो लोग गलत भी कर रहे होंगे तो कोई कुछ नहीं कह पाएगा। तो कुछ इस टाइप का वहाँ पे सीन क्रिएट हुआ और श्रीलंका 1948 में एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इमर्ज हुआ। इसके बाद सिन्हाला कम्युनिटी के लीडर्स ने गवर्नमेंट को डोमिनेट करना स्टार्ट कर दिया कि भाई हम मेजॉरिटी में तो हमारे पास सभी स्पेशल पावर्स होने चाहिए, हमें स्पेशल राइट्स मिलना चाहिए। और एक नया कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेट किया गया, ये कहते हुए कि बुद्धिज़्म को हम प्रोटेक्ट करेंगे और फॉस्टर करेंगे। इससे गवर्नमेंट सिन्हालास के मेजॉरिटेरियन मेजर्स को अडेप्ट कर रही थी।
सिन्हालास को ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया गया। अब इसके बाद और क्या हुआ कि सारी गवर्नमेंट जॉब सिन्हालास को दी जाने लगी और यूनिवर्सिटीज़ पोजीशन में भी सिन्हालास को फेवर मिल रहा था। सबका कारण था मेजोरिटेरियनिज्म। इससे तमिल्स को बुरा फील होने लग गया, उनको बातें चुभनी चालू हो गई और इसकी वजह से वो लोग ये सोचने लगे कि ये तो हमारे रिलीजन की रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहे। तो तमिल्स ने भी वायलेंटली रिएक्ट करते हुए पार्टीज़, स्ट्रगल्स और मूवमेंट लॉन्च कर दिए, जिसकी वजह से उनका ये कहना था कि तमिल को एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज किया जाए। हमें अपनी रीजनल ऑटोनॉमी चाहिए, सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए। साइड में उन्होंने ये कहा कि ठीक है, जो चल रहा है उसे चलने दो, बल्कि उसके जगह हमें हमारा एक पार्ट दे दो इस नेशन में। पर सिन्हालास ने उनकी इस रिक्वेस्ट को भी डिनाई कर दिया और उनको एज एन आउटसाइडर फील कराना स्टार्ट किया। इसके बाद जंग छिड़ गई, सिविल वॉर स्टार्ट हुआ, जिसकी वजह से थाउजेंड्स ऑफ पीपल की जान चली गई। अब भाई वॉर था तो माइनॉरिटी कम्युनिटी और मेजॉरिटी कम्युनिटी दोनों पे अफेक्ट पड़ा, साथ साथ इकोनॉमिकली, सोशली, सब तरह से कंट्री को भी लॉस हुआ। पर साइड में जो बेल्जियम का मॉडल था वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट था। हुआ क्या कि यहाँ पे एकोमोडेशन पॉलिसी लाई गई और हर कम्युनिटी के बीच में एकोमोडेशंस किए गए, जिसकी वजह से दोनों भी कम्युनिटीज़ को ऐसा फील नहीं हो रहा था कि उनको किसी भी वे में माइनॉरिटी में रखा जा रहा है। इसकी वजह से क्या हुआ कि जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको 4 बार अमेंड किया गया। अब जो एलिमेंट्स थे बेल्जियम मॉडल के उसको देख लेते हैं। बोथ फ्रेंच एंड डच गॉट इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन सेंट्रल गवर्नमेंट। अब देखो, बेल्जियम में 2 कम्युनिटीज़ है, फ्रेंच और डच, तो दोनों के कम्युनिटीज़ के मिनिस्टर्स को इक्वल वे में सेंट्रल गवर्नमेंट में लाया गया। मतलब सपोज डच मिनिस्टर है 2, तो फ्रेंच के भी 2 मिनिस्टर्स को सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट बनाया गया, ताकि किसी भी कम्युनिटी को ऐसा फील ना हो कि उनकी कम्युनिटी को प्रेफरेंस नहीं मिल रहा है, और इससे दोनों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिल रहा था। अब मैनी पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट। देखो, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर्स स्टेट गवर्नमेंट को दे दी गई, ताकि स्टेट गवर्नमेंट को एज अ सबऑर्डिनेट फील ना हो, और इससे पावर शेयरिंग भी अच्छे से हो रही थी। थर्ड पॉइंट में क्या बताया गया कि ब्रुसेल्स में भी एक सेपरेट गवर्नमेंट लॉन्च किया गया और दोनों कम्युनिटी को उस गवर्नमेंट में भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिल रहा था। तो ये था एकोमोडेशन पॉलिसी बढ़िया वाला। अब हमारी केस स्टडीज़ हो गई, जिसमें हमने श्रीलंका में सिन्हालास को मेजॉरिटी में देखा, जहाँ की गवर्नमेंट एक कम्युनिटी को फेवर करने लगी मेजॉरिटेरियनिज्म लॉस की वजह से, और कन्फ्लिक्ट्स हो गए। और एक केस हमने देखा बेल्जियम का, जहाँ सेपरेट गवर्नमेंट और पावर को शेयर करने से, एकोमोडेशन करने से शांति बन गई। अब एक क्वेश्चन यहाँ आता है कि पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल क्यों है। तो पहले तो इसके 2 रीजंस है, पहला प्रूडेंशियल रीज़न और दूसरा मॉरल रीज़न। अब तुम एक चीज़ सोचो, अगर हम किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को या पर्टिकुलर पीपल को पूरी पावर देते हैं तो क्या वो सही होगा? ऑब्वियसली ये गलत है। तो इसी वजह से ये कहा जा रहा है कि पावर शेयरिंग इज़ द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। मीन्स पावर शेयरिंग किसी भी टाइप के डेमोक्रेसी की जान है। ठीक, अगर कोई भी गवर्नमेंट रेडी हो रहा है तो वो हमारे वोट्स की वजह से ही हो रहा है। अब प्रूडेंशियली क्या होगा, 2 सोशल ग्रुप्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होने के चांसेस लगभग खत्म हो जाएंगे। प्रूडेंशियल रीजंस और क्या करता है, बढ़िया सा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर रेडी करता है सिस्टम में और बेटर आउटकम्स लेके आता है। ठीक, और मॉरली क्या होता है कि हर जो एक एक्ट है पावर शेयरिंग का वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। अब हम कुछ फॉर्म्स डिस्कस करेंगे पावर शेयरिंग की। तो बेसिकली इसमें हम ये देखेंगे कि कैसे पावर्स हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं, कैसे अलग सोशल ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, और पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स या मूवमेंट्स में इसे कैसे डिवाइड किया जाता है। अब हम पहले हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग देख लेते हैं। इसमें हम गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स की बात कर रहे होंगे कि कैसे पावर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में डिवाइड होती है। ये सारे ऑर्गन्स को डिफरेंट पावर्स को एक्सरसाइज करने का मौका देता है। ये सभी ऑर्गन्स एक दूसरे के वर्किंग में प्रॉपर चेक्स रखते हैं और सिस्टम बहुत ज़्यादा बैलेंस होता है, और इससे कोई भी ऑर्गन एक्स्ट्रा पावर यूज़ नहीं कर सकता और ना ही मिसयूज़ कर सकता है। अब देखो, ये ऑर्गन्स का काम क्या है, लेजिस्लेचर लॉज बनाता है, इन लॉज को एनफोर्स करवाने का, लागू करवाने का काम एग्जीक्यूटिव का होता है, और अब अगर कोई क्राइम होता है उस अकॉर्डिंग कौन सा लॉ अप्लाई करना है वो जुडिशरी देखेगा, ये डिसाइड करेगा। अब आता है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग। तो इससे क्या होता है कि जो पावर्स है वो अलग अलग लेवल्स में डिवाइड हो रही होती है। अब देखो, हमारे पास सिर्फ एक सेंट्रल गवर्नमेंट तो नहीं है, हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट भी है जिसके पास भी अपने कुछ पावर्स है। हमारे इंडिया में हर स्टेट का अपना एक स्टेट गवर्नमेंट है। इसमें और फेडरल डिवीजन ऑफ पावर भी होता है, जो कि हम अगले चैप्टर फेडरलिज्म में देखेंगे। ठीक, अब हम देखते हैं कि कैसे पावर को सोशल ग्रुप्स के अमंग डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो अब देखो,
किसी को भी एलिनेटेड फील ना हो, इसलिए वो वीकर सेक्शंस को पावर देके एम्पावर कर देते हैं और उनके पास भी कुछ पावर्स आ जाती है। और यहाँ पे रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज का भी एक सिस्टम है, मतलब रिजर्वेशंस का, ताकि वीकर सेक्शंस को ऐसा ना लगे कि पावर मिलने के बाद भी उन्हें कोई वैल्यू नहीं कर रहा। इसको और वेज में हम कम्युनिटी गवर्नमेंट भी कहते हैं। और वुमेन्स को भी एडमिनिस्ट्रेशंस और लेजिस्लेचर में इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलता है। अब पावर्स को पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट्स में कैसे शेयर किया वो देख लेते हैं। सपोज तुम क्लास में फर्स्ट आए, तुम्हें टीचर ने भाव देना चालू कर दिया, तो तुम्हारे फ्रेंड्स को तो ऐसा फील होगा ना कि आगे टीचर उस पर और ज़्यादा ध्यान देंगे, उसको और सपोर्ट करेंगे, आगे आने वाले ईयर में भी उसको बहुत ज़्यादा सपोर्टेंस मिलेगा, है कि नहीं। तो इसी वजह से तुम्हारे क्लास में कुछ अपोजिशंस भी होंगे, तुम्हारे जैसे बैक बेंचर्स या थोड़े कम पढ़ने वाले बच्चे जो आगे और पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। तो ये जो टीचर्स की क्रिटिसाइजिंग थी, इससे बैक बेंचर्स या कम पढ़ने वाले बच्चों को गुस्सा आया, उन्होंने पढ़ाई तगड़ी की और उस टॉपर को पछाड़ दिया। तो यही चीज़ होता है गवर्नमेंट के साथ भी। जब कोई एक पार्टी जीतती है तो अपोजिशन पार्टी को ऐसा लगता है जैसे अब सब उनको सपोर्ट करने लगेंगे, हमारा इतना दूर आने का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो पार्लियामेंट में जो अपोजिशंस होते हैं वो गवर्नमेंट से पूछते हैं अपने इस पार्टी को ही क्यों चुना। तो ये एसेंशियली एक पार्ट बन जाता है इलेक्शंस का। जब तक कोई क्रिटिसाइज नहीं करेगा तब तक हमें प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलेगी। अब ये जो लास्ट लाइन में लिखा हुआ है उसको देखो, व्हेन 2 or more parties form an alliance to contest elections and thus share power means they are forming coalition government। मीन्स जब कोई 2 या उससे ज़्यादा पार्टी साथ में आके इलेक्शंस लड़ती है और अपनी पावर्स को शेयर करती है, मीन्स वो लोग कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म कर रहे होते हैं। और जो पावर्स होती है उसको फार्मर्स, ट्रेडर्स, वर्कर्स के साथ भी शेयर किया जाता है। कुछ मीटिंग्स की जाती है जिसमें फार्मर्स, वर्कर्स से उनकी रिक्वायरमेंट्स के बारे में पूछा जाता है और इससे इनडायरेक्टली हमारे कंट्री और कॉन्स्टिट्यूशंस को प्रॉफिट मिलता है। और सिटीजन्स के पास ये राइट होता है कि वो अपने अकॉर्डिंग वेरियस कंटेंडर्स को चूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से पावर एक हाथ में नहीं रहती, वो शेयर हो जाती है। और यार इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है ख़त्म। जस्ट अ क्विक रिमाइंडर, नोट्स, स्लाइड्स के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं और एनसीईआरटी पढ़ना मस्ट है, भूलना मत। क्विक रिवीजन भी कर लेना और वीडियो पसंद आए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सब कर देना। और डाउट्स के लिए इंस्टा पे डीएम या कमेंट कुछ भी कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।